नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर सोशियोलॉजी के दूसरे पेपर, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेज, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और उसका पेपर कोड है SOC 302। चलिए बिना देर किए जानते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची आपको बताना है कि क्या करती है यह ग्रंथ सूची। यह शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है। बी है आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। सी है अनुसंधान में कोई प्रासंगिकता नहीं है और डी है उपरोक्त सभी। पहले का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे के शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें। ए है शोध शीर्षक से, बी है अनुसंधान अवधि के अनुसार, सी है अनुसंधान उद्देश्यों के द्वारा और डी है अनुसंधान पर कुल व्यय से। दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुसंधान उद्देश्यों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, शोध समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है। ए है सामाजिक प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से, बी है वित्तीय सहायता के दृष्टिकोण से, सी है शोधकर्ता की रुचि से और डी है प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता से। तीसरे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोध समस्या का चयन शोधकर्ता के रुचि के दृष्टिकोण से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संकलन विधि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन डेटा संकलन विधि नहीं है। ए है शोध प्रश्न, बी है असंरचित साक्षात्कार, सी है डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली और डी है प्रतिभागी अवलोकन। चौथे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शोध प्रश्न जो है डेटा संकलन विधि नहीं है। ए ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि शोध का सही क्रम कौन सा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका समस्या का निरूपण पहले किया जाता है, फिर परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, फिर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। पांचवे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखते हैं, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। ए है साक्षात्कार, बी है प्रश्नावली, सी है अनुसूची और डी है इनमें से कोई नहीं। छठे का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात्कार का उपयोग उसको करना चाहिए। छठे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या जनगणना, आपको यहाँ खाली स्थान भरना है, अनुसंधान का एक उदाहरण है। आपको बताना है किस प्रकार के अनुसंधान का एक उदाहरण है। ए है सर्वेक्षण, बी है अनुभवजन्य, सी है क्लिनिकल और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सर्वेक्षण यहाँ पर भरा जाएगा, यानी जनसंख्या जनगणना सर्वेक्षण अनुसंधान का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक हैं। द ग्रामर ऑफ साइंस के लेखक कौन है। सी आर कोठारी, बी है रिचर्ड, सी है कार्ल पियर्सन और डी है इनमें से कोई नहीं। आठवें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल पियर्सन के द्वारा द ग्रामर ऑफ साइंस नामक पुस्तक लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, PB यंग के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं, सर्वेक्षण एक, आपको खाली स्थान भरना है, अध्ययन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वर्णनात्मक, यानी सर्वेक्षण एक वर्णनात्मक अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंध कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं आपको बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी एक समय सारणी तैयार करके यह पता लगाना कि आपके लिए कौन से संसाधन आसानी से उपलब्ध हैं, संभावित व्यय के लिए बजट की गणना करके। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, शोध का अर्थ है, यहाँ आपको खाली स्थान भरना है कि खोज है, तो 12 का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तथ्य, यानी शोध का अर्थ तथ्य की खोज है। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, PhD का मतलब है। PhD का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। 13 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियों का उदाहरण है? तो 14 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केस स्टडी। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है? डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात्कार प्रतिलेख जो होता है वह डेटा के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसंधान पद्धति को परिष्कृत करना शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। डी ऑप्शन 17 का भी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी शोध प्रश्नों को हल करने के लिए जानकारी एकत्र करने में, प्रतिभागियों को जागरूक करने में, शोध प्रारूप बनाने में, सभी में जो है शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। तो डी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। 18 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी अनुसंधान को प्रायोगिक और क्रियात्मक में बांटा जा सकता है, मात्रात्मक और गुणात्मक में बांटा जा सकता है, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान में बांटा जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, अनुसंधान का पहला चरण है। आपको बताना है कि अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी समस्या का चयन करना अनुसंधान का पहला चरण होता है। 20 नंबर प्रश्न है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान का पता लगाने के लिए उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता है। 20वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? 21 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुड्डे एवं हार्ट के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से उत्तर चुनने की आवश्यकता होती है तो उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बंद प्रश्न कहा जाता है। बी ऑप्शन 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? 23 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षित जनसंख्या पर, यानी प्रश्नावली विधि जो होती है केवल शिक्षित जनसंख्या पर ही प्रशासित की जा सकती है। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है जब, आपको बताना है कि कब किया जाता है। 24 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी जब बहुत बड़े नमूने वांछित हों, लागत कम रखनी हो, प्रशासन में आसानी से जरूरी हो, तब जो है प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों के संरचित सेट को कहा जाता है। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्षात्कार अनुसूची भी कहा जाता है और प्रश्नावली भी कहा जाता है। तो ए और बी दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ 26 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत सूचना प्रोफार्मा का उपयोग किया जाता है। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, वह उपकल्पना जो चरों के बीच कोई संबंध नहीं बताती है कहलाती है। आपको बताना है क्या कहलाती है। यह है कार्यवाहक उपकल्पना, बी है शोध उपकल्पना, सी है शून्य उपकल्पना और डी है वैकल्पिक उपकल्पना। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी शून्य उपकल्पना। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाकर निष्कर्ष निकालने की विधि कहलाती है। आपको बताना है क्या कहलाती है। तो आगमनात्मक विधि कहलाती है। ए ऑप्शन 28 का आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह शोध जो एक या अधिक चरों के नियंत्रित करके और नियंत्रण तथा प्रयोगात्मक समूहों की तुलना करके किया जाता है।
आपको बताना है कि क्या कहा जाता है उसको। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसको प्रयोगात्मक शोध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रश्नावली के फायदे हैं। आपको बताना है प्रश्नावली के फायदे कौन है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कम लागत, समय की बचत, साक्षात्कारकर्ता का कोई पूर्वाग्रह नहीं, ये सभी जो है प्रश्नावली के फायदे होते हैं। तो 30वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, जब दो प्रश्नों के शब्दों या प्रश्नों के क्रमों में कोई विशिष्टता नहीं होती है, साक्षात्कारकर्ता को जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसे प्रश्न बनाता है, तो इसे कहा जाता है। आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है इसको। 31 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, आंकड़ा संग्रहण की वह विधि जिसमें कान और आवाज के बजाय आंखों दृष्टि का उपयोग किया जाता है वह कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है। अवलोकन कहलाता है। तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, एक प्रकार का अवलोकन जिसमें अन्वेषक जिस स्थिति का अध्ययन कर रहा होता है उसका एक हिस्सा बन जाता है कहलाता है। आपको बताता है इस प्रकार का अवलोकन क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहभागी अवलोकन इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, सहभागी अवलोकन की दुर्बलता है। सहभागी अवलोकन की दुर्बलता क्या है आपको बतानी है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी निम्न वस्तुनिष्ठता, अन्वेषणकर्ता घटना को प्रभावित कर सकता है, अन्वेषक घटना की व्यक्तिपरक व्याख्या कर सकता है, ये सभी जो है सहभागी अवलोकन की दुर्बलता है। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, जब एक अवलोकन को व्यवस्थित और नियोजित किया जाता है जो औपचारिक प्रक्रिया को कार्योजित करता है जिसमें अच्छी तरह से परिभाषित अवलोकन श्रेणियों का एक सेट होता है, तो उसे कहा जाता है। आपको बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। संरचित अवलोकन कहा जाता है। 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं। अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां कौन सी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नियंत्रण का अभाव, परिमाणीकरण की कठिनाइयां, छोटा प्रतिदर्श आकार, ये सभी क्या हैं, अवलोकन की सीमाएं और कमजोरियां हैं। तो डी ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन को सामाजिक अनुसंधान का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, जब आंकड़ों को एक वृत्त के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें प्रत्येक श्रेणी एक खंड पर अधिकार कर लेती है जो उसके आकार के समानुपाती होता है, तो इसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है इसको क्या कहा जाता है। 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको पाई चार्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, वे माप जो आवृत्ति वितरण की औसत विशेषता को दर्शाते हैं कहलाते हैं। आपको बताना है क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न है, जब किसी श्रृंखला में सभी अवलोकनों के योग को अवलोकनों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है। माध्य कहा जाता है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न है, श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद का मध्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माध्यिका कहा जाता है। बी ऑप्शन 41 का आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है। आपको बतानी है कि साक्षात्कार की उपयोगिता क्या है। तो प्रत्यक्ष अध्ययन, गहन एवं मर्मवेधक अध्ययन, दोनों में साक्षात्कार की उपयोगिता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, जब प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़ों के संग्रहण के उपकरण के रूप में किया जाता है तो उत्तरदाताओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। 43 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी समस्या का महत्व, प्रश्नावली की प्रकृति, प्रश्नावली का आकार, सभी जो है उत्तरदाताओं को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन 43 का आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, माध्यिका के फायदे क्या हैं। आपको बताना है कि माध्यिका के क्या फायदे हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी इनकी गणना सभी वितरणों में की जा सकती है।
चरम वस्तुओं से भी इसका पता लगाया जा सकता है, इसे आम लोग भी समझ सकते हैं। ये सभी जो है माध्यिका के फायदे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न दिए गए आंकड़ों का माध्य की गणन कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा गणना के बाद उसे हम बता देते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 50.9 यहाँ पर आपका उत्तर आएगा। सी ऑप्शन 45 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, वितरण में सबसे अधिक बार आने वाले मान या स्कोर को क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। तो 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बहुलक के क्या फायदे हैं? आपको बताना है कि बहुलक के क्या फायदे हैं। इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है बहुलक के फायदे हैं। एक सरल श्रृंखला में बहुलक को अवलोकन के द्वारा आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। इसे ग्राफ से भी पहचाना जा सकता है। इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। ये सभी बहुलक के फायदे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, माध्य के क्या नुकसान हैं? आपको बताना है कि माध्य के कौन कौन से नुकसान हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इसका उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के लिए नहीं किया जा सकता। ये माध्य के नुकसान हैं। 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, कभी कभी साक्षात्कार विधि की तुलना में डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली बेहतर होती है, क्योंकि क्यों बेहतर होती है आपको बताना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सस्ता और आसान काम करता है। 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर और अंतिम नंबर प्रश्न है यह, सिवाय इसके कि सभी गैर नमूनाकरण त्रुटियों का कारण बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी गैर प्रतिक्रिया। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।